Hello everyone. So this is part 9 of class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life which is called cell. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे इस सेल वाले चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, यानी कि हमने इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो बैक एक्सरसाइज के हैं और जो मिडल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एनसीईआरटी में, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पेज नंबर 61 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि जो सब्सटेंसेस है जैसे कि वाटर है और जो CO2 है वो सेल में कैसे अंदर जाते हैं और कैसे बाहर आते हैं, उसको हमें डिस्कस करना है। तो हमने पढ़ा था कि सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सेल के पास जो मेम्ब्रेन है उसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के पास। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही जो CO2 एंड वाटर है ना वो अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो उसकी वजह से वो रेगुलेट करती है सब्सटेंसेस को अंदर जाने से और बाहर आने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CO2 का मूवमेंट कैसे होता है। CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो इसलिए वो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगी सेल के अंदर। Thus, this CO2 must be excreted out of the cell in the cell's external environment. The concentration of CO2 is low as compared to inside the cell. Therefore, according to the principle of diffusion, CO2 move a region of high concentration inside the cells toward a region of low concentration outside the cell. Similarly, O2 entered the cell by the process of diffusion when the concentration of oxygen inside the cell is low as compared to surrounding. यानी कि ये मैंने अभी पूरा पढ़कर बता दिया कि ये क्या बता रहा है। अब मैं आपको मतलब नॉर्मली बताती हूँ कि कैसे होगा। हमें पता है कि CO2 जो बनती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से बनती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन से बनेगी तो सेल के अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन होगी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और लेकिन जो सेल के बाहर जो स्पेस है वहाँ पर जो CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो हमने पढ़ा था एक प्रोसेस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी थी। उसमें हमने प्रोसेस पढ़ी थी डिफ्यूज़न की कि जो मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। तो यही फिनोमिना यहाँ पर वर्क करेगा कि जो CO2 अंदर ज़्यादा है ना और बाहर कम है, तो वो जो अंदर वाली है ना उसे बाहर लेकर आएगा, क्योंकि CO2 ना बहुत हार्मफुल हो गई सेल के लिए, ये एक्सक्रीटेड आउट होनी ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल वर्क करेगा। इसकी वजह से जो CO2 है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पहुँच जाएगी। सिमिलरली ऑक्सीजन जो होगी वो एंटर हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इनसाइड में तो लो है और बाहर ज़्यादा है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन ली है तो लेने से क्या हुआ कि बाहर तो ज़्यादा है, अंदर सेल में पहुँचाने के लिए वो अंदर कम है, तभी तो हम उसे पहुँचा रहे हैं। तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और CO2 बाहर आ जाएगी। इसमें तो ये होगा। अब हम बात करते हैं वाटर की। Water moves from a region of high concentration to a lower concentration through the plasma membrane. Plasma membrane act as a semi-permeable membrane. This movement of water is known as osmosis. However, the movement of water across the plasma membrane of the cell is affected by the amount of substances dissolved in water. हमने पढ़ा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसमें हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे। एक फिनोमिना डिफ्यूज़न वाला तो ऊपर काम आ गया कि जब गैस, क्योंकि गैस दे रखी थी CO2 एक गैस है, तो वहाँ पर डिफ्यूज़न का फिनोमिना वर्क हो गया। अब यहाँ पर पानी का दे दिया कि वाटर कैसे मूव आउट होगा। तो हमने प्रोसेस पढ़ी थी ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, तो जो वाटर का फिनोमिना होगा कि जो अंदर जो जहाँ हाई कंसंट्रेशन है वाटर की वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर चला जाएगा, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो वो प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो इस वजह तो ये प्रोसेस होती है जिससे कि जो CO2 और वाटर जैसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अंदर और बाहर जाते हैं सेल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द लाइजोसोम्स कॉल्ड द सोसाइटल बैग। जो लाइजोसोम है उसको हम सोसाइटल बैग क्यों बोलते हैं।
लाइसोसोम्स क्या है? सबसे पहले हमने ये बात करी थी, जो लाइसोसोम्स है एक सेल ऑर्गेनल्स है, हमने ये पढ़ लिया है इसके पूरे बारे में, इसके बारे में पूरा, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। कि जो लाइसोसोम है ना, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और इसके अंदर जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन एनी फॉरेन फूड पार्टिकल और माइक्रोब एंटरिंग द सेल। जो एंजाइम का काम क्या होता है कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, जितने भी माइक्रोब्स आएंगे ना, उनको ब्रेक डाउन करने का काम होता है। समटाइम लाइसोसोम कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम विद इन द सेल्स, हेंस दे आर कॉल्ड द सोसाइटल बैग। लाइसोसोम का काम तो ये है कि फॉरेन पार्टिकल्स को मारना, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कभी कभी कि जो लाइसोसोम है ना डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल देती है अपना, तो जो उसके खुद के सेल होते हैं ना, वो खुद ही मर जाते हैं, खुद ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम का, इसी वजह से। यानी कि जो सेल के जो भी ऑर्गेनल होते हैं जो ख़राब हो गए हैं या जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या जिनकी नीड नहीं है, उन सेल ऑर्गेनल को या उस सेल को वो खाने लगती है लाइसोसोम अपनी एंजाइम निकाल कर। तो इसकी वजह से लाइसोसोम को एक सुसाइडल बैग बोला गया है, क्योंकि वो खुद के ही अपने ही सेल को डिस्ट्रक्ट करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। कि सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसिस होती है। हमने प्रोटीन का मेन काम वहाँ पढ़ा था राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम एक ऐसी साइट है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करा रही है। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन द फ्री स्टेट और सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम है ना, वो दो तरह से पाए जाते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहे, या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके रहे हैं, जिसको हम बोल रहे थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम का जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है सेल के अंदर, वो है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया। और राइबोसोम जो मिलकर बनी हुई होती है वो होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, ठीक है। अब हम पेज नंबर 63 पर चलते हैं। पेज नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फिल द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी कि इस टेबल में क्या दे रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस दे रखा है, लेकिन कुछ जगह ना ब्लैंक्स दे रखे हैं ये, ठीक है। तो हम इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। तो फर्स्ट में तो दे रखा है साइज, ये तो पूरा दे रखा है। सेकंड में जो ब्लैंक दे रखा है न्यूक्लियर रीजन के बारे में, और यूकैरियोटिक में दे रखा है कि न्यूक्लियर रीजन आर वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है बहुत अच्छे से वेल डिफाइन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। हमने पढ़ाई कि प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइन होता है और उसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये हमने सबसे पहली वीडियो में ही पढ़ लिया था ये वाली चीज़ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइन नहीं होता है, उनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने थर्ड पॉइंट में क्रोमोसोम एक में सिंगल बता दिया, एक में एक से ज़्यादा बता दिए यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो ये इन्होंने फिल पूरा कर रखा है। फोर्थ चीज़ बता रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक में ऐसे कोई ऑर्गेनल नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 65 पर। पेज नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन ओन जेनेटिक मटेरियल। कि हम दो ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताना है जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। हमने पढ़ा था जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है प्लास्टिक। जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और इनका खुद के पास, मतलब जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि जो जीन बनाए, यानी कि जो
करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करे। तो वो क्या मतलब डीएनए और राइबोसोम्स, इनके पास दोनों चीज़ खुद होती हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। तो दोनों के पास ना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Question number 2. If the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influences, what will happen? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर जो सेल है उसका जो सेल है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना डिस्ट्रॉय हो जाए किसी फिजिकल रीजन की वजह से, किसी केमिकल रीजन की वजह से, तो क्या होगा। जैसे कि मानो कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी कोई सेल ख़राब हो जाती है, ठीक है, यानी कि आपको चोट लग रही है तो हाथ ख़राब हो रहा है, तो हाथ सेल से मिलकर बना है, तो वो सेल ख़राब हो गई। तो या तो फिज़िकल रीज़न हो कोई, या कोई केमिकल गिर जाए, तो उससे क्या होगा। तो हमें पता है कि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब उसका आंसर देना है कि उससे क्या होगा। तो आंसर पढ़ रही हूँ मैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ कैपेबल ऑफ और लिविंग फंक्शन। सेल एक सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की जो कि सारे काम करती है। If the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influences, then the ability of cell is performed all living functions such as respiration, nutrition, excretion would be affected. मतलब ये बता रहे हैं कि अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन ख़राब हो जाता है, सेल अगर कुछ काम नहीं कर पाती है, तो उससे क्या होगा कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो सेल का काम होता है कि सारे फंक्शंस का काम करना, सब चीज़ अच्छे से डेवलप करना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर सेल को कुछ हो जाता है। तो अब हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।